आओगी। तुम कैसे जानती थी कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी? क्योंकि तुम दोनों में से सबसे बुद्धिमान तुम हो। और तुम इधर कहाँ जा रही हो? वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगी। ऐसा क्या? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? और तुम मुझे रानी कैसे बनाओगी? मेरे शरीर पर जितने भी आभूषण हैं, सब मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बहन की बलि देनी होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी बहन को मार दूं? हाँ, क्योंकि मुझे एक बलि चाहिए और बदले में तुम्हें ये सारे आभूषण और मेरे पति की आधी जमीन मिलेगी। अगर बेला मर गई तो धन भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगी और राजकुमार से विवाह भी हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये चाकू लो और अभी अपनी बहन के सीने में उतार दो। विशाखा चाकू लेकर बेला के पास जाती है। दीदी, ये क्या कर रही हो? आपके हाथ में चाकू क्यों है? मैं तुम्हें मार दूंगी ताकि मुझे ढेर सारा धन मिले और राजकुमार की पत्नी मैं ही बनूं। दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती है? मैं आपकी बहन हूँ, होश में आओ दीदी। जैसे ही विशाखा वार करने वाली होती है, तभी तेज रोशनी फैलती है और वो औरत एक हिरन में बदल जाती है। ये क्या? तुम तो अभी औरत थी और अब हिरन कैसे बन गई? मैं इस जंगल की रक्षिका हूँ और मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। तुम लालची हो और धन के लिए अपनी ही बहन को मारने चली थी, इसीलिए तुम इस परीक्षा में असफल हो। नहीं, मुझे आगे जाना है। अगर तुम आगे आई तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बेला, तुम निर्मल हृदय की हो, तुम जा सकती हो। विशाखा अब मेरी कैद में रहेगी और इस जंगल की गुलाम बनेगी। मेरी बहन को मत ले जाओ, मैं अपनी बहन के बिना आगे नहीं जा सकती हूँ। मुझे मेरी बहन सही सलामत चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हारी बहन को सही सलामत तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन तुम्हें वो चाबी लेकर आना होगा। अगर तुम वो चाबी लेकर नहीं आ पाई तो तुम्हारी बहन कभी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। बेला आगे निकल पड़ती है और थोड़े ही दूर जाने के बाद वो एक दरवाजे के पास पहुंचती है, जहां चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली होती है। ये क्या है? ये कैसा दरवाजा है? मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। बेला जैसे ही दरवाजे के अंदर जाती है, वहाँ एक पेड़ के नीचे परी बैठी फूट फूट कर रो रही होती है। अरे परी, यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? मुझे देखना चाहिए। फिर बेला परी के पास जाती है। क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा कुछ ही घंटों में मरने वाला है। आप क्या कह रही है? आपका बच्चा कुछ ही घंटों में मर जाएगा? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ पर श्राप है। मैंने एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी। वो साधु संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे कि जब तक उन्हें संतान नहीं मिलेगी वो साधना तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मेरी गलती से उनकी साधना टूट गई। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जैसे उनका बच्चा होते होते नहीं हो पाया, वैसे ही मेरा बच्चा भी मुझसे छिन जाएगा। तो फिर अब क्या किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है जिससे आप अपने बच्चे को बचा सके? हाँ, एक रास्ता है। अगर कोई सच्चे मन से अपनी कुर्बानी दे तो मेरी बच्ची बच सकती है, लेकिन आज के जमाने में कौन कुर्बानी देता है? अगर किसी मासूम की जान बच सकती है तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम एक इंसान हो और इसमें तुम्हारा कोई लाभ भी नहीं है। एक मासूम बच्चे की जान के आगे फायदा और नुकसान कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं आपकी मदद करूंगी। चलिए, मुझे वहाँ लेकर चलिए। परी बेला को एक बंद कमरे में ले जाती है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है और बीच में कपड़े में लिपटा एक बच्चा होता है। अब तुम्हें अपनी बलि देनी होगी, तभी मेरे बच्चे की बची हुई सांसें पूरी तरह से लौट आएगी। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बेला नीचे रखा चाकू उठाती है और बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है। अगर मेरी बलि से तुम्हारी जान बच सकती है तो मैं ये भी देने के लिए तैयार हूँ। बेला चाकू अपने सीने में उतार लेती है और तेज रोशनी फैलती है और वो चाकू एक चाबी में बदल जाता है। ये क्या हुआ? मुझे कुछ हुआ भी नहीं और ये चाकू चाबी में कैसे बदल गया? और ये बच्चा आखिर है कौन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, ये एक श्रापित परीक्षा कक्ष था। यहाँ सिर्फ नेकदिल इंसान ही प्रवेश कर सकता था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान देने का निर्णय लिया, इसीलिए ये चाबी की असली हकदार तो तुम ही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब एक परीक्षा थी। अब मुझे जल्दी से ये चाबी लेकर जाना होगा
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने गलत फैसला लिया होता तो इस कमरे में कदम रखते ही तुम जलकर भस्म हो जाती। लेकिन तुम सच में बहुत पवित्र दिल की हो और अब समय बहुत कम है, तुम्हें राजकुमारी को बचाना भी है। फिर बेला सुनहरे दरवाजे से बाहर निकल आती है और तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर विशाखा खड़ी होती है और उसके पास हिरन भी होता है। देखो, मैं वो चाबी ले आई, अब मेरी बहन को छोड़ दो। हाँ, तुमने कर दिखाया, अब तुम अपनी बहन को ले जा सकती हो। तेज रोशनी फैलती है, हिरन वहाँ से गायब हो जाती है। वो तो चाबी हासिल कर चुकी है, अब मैं इसके साथ रहकर आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे माफ कर दो बेला, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी फिर भी जान बचाई। दीदी, हम चाहे जैसे भी हो बहनें, पर कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकती। अब चलो, हमें सफेद दुनिया का ताला भी तो खोलना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सफेद दुनिया आखिर है कहाँ। मुझे पता है, जंगल के पास एक तालाब है, उसी तालाब के अंदर से सफेद दुनिया का द्वार खुलता है। आपको ये सब कैसे पता दीदी? महाराज की घोषणा वाली रात मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था और तांत्रिक ने भी यही बताया था, इसीलिए रास्ता मुझे पहले से पता है। फिर दोनों बहनें वहाँ से निकल पड़ती है और तालाब के पास पहुँच जाती है। हे सफेद नगरी का द्वार, प्रकट हो, मैं सफेद नगरी में जाना चाहती हूँ। तभी एक मछली प्रकट होती है। तुम सफेद नगरी में जाना चाहती हो? हाँ। तुम्हें उसके लिए ये चाबी इस तालाब में फेंकनी होगी। जैसे ही तुम इस चाबी को इस तालाब में फेंकोगी, तुम्हारे लिए सफेद नगरी का द्वार खुल जाएगा। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, ये मछली हमें धोखा भी दे सकती है। नहीं दीदी, इसने कहा है तो मुझे इस पर पूरा भरोसा है। बेला वो चाबी तालाब में फेंक देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और सफेद नगरी का द्वार खुल जाता है। देखो दीदी, मैंने कहा था ना, अब चलो चलते हैं। फिर दोनों बहनें सफेद नगरी में जैसे ही कदम रखती है, जहाँ चारों ओर सिर्फ सफेदी ही सफेदी होती है। अरे, ऐसी दुनिया तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। सच में ये तो बहुत अद्भुत है। हाँ दीदी, अद्भुत तो है। अब चलो, जल्दी से हमें वो सफेद फूल ढूंढना है जो सफेद नगरी के बीच में होता है। हाँ, मुझे पता है, चलो चलते हैं। दोनों बहनें आगे बढ़ती है। कुछ देर में सामने ढेर सारे फूल खिले होते हैं जो सोने के फूल जैसे दिखाई देते हैं। अरे ये देखो, यह सोने का फूल। भला सोने का कोई फूल होता है? और कितना सारा है। चलो ना, इसमें से 2-3 फूल तोड़ लेते हैं। नहीं दीदी, हम जिस काम से आए हैं वही काम करना चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम हर वक्त अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझती हो। अरे, मेरे पास भी बुद्धि है और मैं ये फूल लेकर जाऊंगी। इसे देखना, सब हमारी कितनी तारीफ करेंगे कि हम सफेद नगरी से सोने का फूल लेकर आए हैं। मैं जाकर एक फूल तो तोड़ ही लेती हूँ। फिर विशाखा जैसे ही एक फूल तोड़ती है, तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है। तो विशाखा एक फूल में कैद हो जाती है। नहीं नहीं, ये क्या हुआ? मेरी बहन को छोड़ दो। तुमने मेरी बहन को अंदर क्यों कैद किया है? तुम्हारी बहन लालची थी और उसने लालच किया, इसी वजह से ये इस फूल में कैद हो गई। अब ये बाहर नहीं निकल पाएगी। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बहन को छोड़ दो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, लेकिन सफेद फूल और तुम्हारी बहन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मैं राजकुमारी की सुंदरता वापस लाना चाहती थी, लेकिन उसकी कीमत मैं अपनी बहन की जान देकर नहीं चुकाऊंगी। मुझे मेरी बहन चाहिए, मुझे वो सफेद फूल नहीं चाहिए। इतना कहते ही तेज रोशनी फैलती है। सारे सोने के फूल सफेद फूलों की बगीचे में बदल जाते हैं और विशाखा फूल से बाहर आ जाती है। ये क्या? ये तो सफेद फूल था, ये सोने का दिख रहा था। इसने हमें भ्रम में फंसाया है। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम अपनी बहन की बलि देकर ये फूल लेती तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों हमेशा इन फूलों में कैद हो जाती। लेकिन तुमने अपनी बहन को चुना। तुम्हारा दिल पवित्र है, इसीलिए तुम ये फूल ले जा सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बेला जल्दी से वो सफेद फूल ले लेती है और दोनों बहनें सफेद नगरी से बाहर आ जाती है। अब मुझे किसी भी तरह ये फूल हासिल करना होगा। अगर सबके सामने ये फूल लेकर गई तो मेरी क्या ही अहमियत रह जाएगी। फिर विशाखा वहीं बैठ जाती है। बेला, हम थोड़े थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लो, फिर राजमहल चलते हैं।
नीली राजकुमारी कब से तड़प रही है। हमें उसके पास जाकर ये फूल देना चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए। हाँ, मैं जाऊंगी, तुम बैठो ना। तो जैसे ही बेला बैठने के लिए झुकती है, तभी विशाखा एक मुट्ठी धूल लेकर उसकी आंखों में डाल देती है और फूल छीन लेती है। तुमने क्या सोचा था कि तुम ये फूल लेकर जाओगी? ये फूल मैं राजकुमारी को दूंगी और उसे ठीक करूंगी। फिर मैं राजकुमार से विवाह करके रानी बन जाऊंगी। विशाखा वो फूल लेकर वहाँ से भाग जाती है। बेला वहीं बैठ जाती है और फूट फूट कर रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दीदी, ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था। उधर विशाखा वो फूल लेकर राजमहल पहुंच जाती है। हाँ, बताओ, तुम वो फूल ले आई हो? हाँ महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं अपनी बुद्धि के बल पर ये फूल लाई हूँ। अब राजकुमारी चंद्रकांता ठीक हो जाएगी। हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो 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 चलो, राजकुमारी के कक्ष में चलते हैं। आ जाओ। फिर राजा उग्रसेन विशाखा को लेकर राजकुमारी के कक्ष में आते हैं। फिर विशाखा राजकुमारी के पास जाती है। फूल राजकुमारी के शरीर को छूता है, तभी तेज रोशनी फैलती है और राजकुमारी चंद्रकांता अपने असली रूप में आ जाती है। ये क्या? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं फिर से पहले जैसी सुंदर हो गई हूँ। पिताजी, ये तो सच में कमाल हो गया। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुमने हमारी बेटी को ठीक कर दिया, जो बड़े बड़े तांत्रिक साधु नहीं कर पाए, वो तुमने करके दिखा दिया। वाह। तुम्हें इसका पुरस्कार मिलेगा और तुम्हें हमारे राजकुमार सूरज से विवाह करने का अवसर भी दिया जाएगा। तभी इतने में रानी रीना भागकर आगे आती है। सच में तुमने कमाल कर दिया, तेरी बेटी को ठीक कर दिया। तुम्हें मैं खुशी खुशी अपनी बहू मानती हूँ और कल मेरा बेटा भी पड़ोसी राज्य से आ जाएगा, तो कल ही हम तुम दोनों का धूमधाम से विवाह करवा देंगे। फिर महल में धूमधाम से विवाह की तैयारी होने लगती है। ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाती है। सभी विशाखा की प्रशंसा करने लगते हैं। दूसरी तरफ बेला जैसे तैसे राजमहल आ जाती है। अच्छा, तो तुम भी आ गई हो। तुमने वो फूल हासिल नहीं किया तो उसके हिसाब से तुम्हें अब फांसी की सजा दी जाएगी। नहीं महाराज, मेरी दीदी झूठ बोल रही है। वो फूल मैंने हासिल किया था, उन्होंने मुझे धोखे से वो फूल छीन लिया है। तभी विशाखा वहाँ आ जाती है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। बचपन से ये मेरी बुद्धि से जलती रही है, इस वजह से ये ऐसा कर रही है। मैंने अपनी बुद्धि के बल पर वो फूल हासिल किया था। बहन, मैं तुम्हें अपना पति नहीं दे सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सारी जिद पूरा करने के लिए तैयार हूँ, पर ये नहीं कर सकती। हम जानते हैं कि तुमने ही ये सब किया है। सैनिकों, इसे ले जाओ और इसकी फांसी की तैयारी करो। कल विवाह से पहले इसकी फांसी हो जानी चाहिए। ले जाओ इसे। सैनिक बेला को खींचते हुए ले जाते हैं और उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। बड़ी आई थी मुझसे पंगा लेने। अब देखो, मैं इस राज्य की महारानी बनूंगी और तुम मौत के मुंह में चली जाओगी। और वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही महल में जोर शोर से विवाह की तैयारी चल रही होती है। बेला काल कोठरी में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी बहन के लिए क्या क्या नहीं किया और वो आज मुझे मरवाने पर तुली है। क्या इस दुनिया में अच्छाई की जीत कभी नहीं होती? क्या हमेशा छल कपट की ही जीत होती है? बेला फूट फूट कर रोती है। तभी परी प्रकट होती है। बेला, तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन ने बहुत गलत किया, जबकि तुमने अपनी बहन की कई बार मदद की है। अब तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। हर बार तुम्हारी बहन तुम्हें पीछे छोड़ देती है, लेकिन इस बार नहीं। इस वक्त तुम्हें आगे बढ़कर अपना हक जीतना होगा। मैं कैसे करूंगी परी जी? मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। तभी परी एक अंगूठी देती है। ये अंगूठी लेकर महाराज के सामने रख देना, फिर इसमें वो सब दिखाई देगा जो तुमने किया है और जो तुम्हारी बहन ने किया है। बेला वो अंगूठी ले लेती है और परी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सैनिक बेला को लेने आते हैं। सैनिक उसे लेकर जा रहे होते हैं। तभी बेला अपना हाथ छुड़ाकर दरबार की ओर भागती है।
दरबार में विवाह की धूमधाम से तैयारी चल रही होती है। ये आफत यहाँ क्या कर रही है? कहीं मेरी विवाह में कोई अड़चन न डाल दे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो फांसी की तैयारी हो रही थी। महाराज, मेरी बहन झूठ बोल रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो ये अंगूठी देखिए, इसमें आपको सारी सच्चाई दिख जाएगी। राजा वो अंगूठी लेकर देखते हैं और अंगूठी में सारी सच्चाई दिखाई पड़ती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम हमारे बेटे से विवाह करने चली थी, जबकि सब कुछ तुम्हारी बहन ने किया था। तुम्हें इसकी मौत की सजा दी जाती है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये अंगूठी मुझे परी ने ही दी है। अब हम तुम्हारी किसी बात में नहीं आएंगे। सैनिकों, विशाखा को ले जाओ और बेला की जगह इसको फांसी दे दो। ले जाओ इसे। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मेरी बहन को मत मारिए। ओहो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? और तुमने इसकी 2 बार जान बचाई, फिर भी ये तुम्हें मरवाना चाहती है। महाराज, इसे जीवित छोड़ दीजिए। मैं अपनी बहन की मौत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सच में तुम बहुत महान हो। तुम्हारी जैसी लड़की अगर हमारे बेटे की बहू बने तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। शाबाश। दासियों, मेरी होने वाली बहू को ले जाओ और अच्छे से तैयार करके मंडप में लाओ। और विशाखा, आज तुम्हारी बहन के कहने पर तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना, वरना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और विशाखा रोती बिलखती राजमहल से निकल जाती है। बेला और राजकुमार सूरज का विवाह हो जाता है। वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल टूनी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।